अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा केपीके पीएसटी के पास पेपर्स में से पेडागोजी पोर्शन का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ईटा पेडागोजी का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले के पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आएँ तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहा करें। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग का इनमें से कौन सा बेनिफिट है, फ़ायदा क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग प्रोवाइड्स लिटिल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग. It permits opportunities to connect to real life. It avoids students' faculty and student-centered interaction. It decreases student retention. It decreases student retention, ये कम करती है स्टूडेंट की रिटेंशन को। रिटेंशन से मुराद ये है ना कि जो बच्चे आज लर्न कर रहे हैं उसको रिटेन करें, दोबारा वो अपने माइंड में ला सकें। It avoids students' faculty and student interaction, यानी बच्चे की टीचर्स के साथ और एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है, बातचीत है, कम्युनिकेशन है, वो कम होती है। या इट प्रोवाइड्स लिटिल अपॉर्चुनिटीज़, थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है स्टूडेंट सेंटर मेथड हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए। देखें ये तीनों नेगेटिव बातें आ जाती हैं, जबकि इट परमिट्स अपॉर्चुनिटीज़ टू कनेक्ट टू रियल लाइफ, तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो ये चीज़ स्टूडेंट सेंटर्ड जो लर्निंग है तो ये बेनिफिट तो देती है, लेकिन बाकी जो तीनों हैं वो नेगेटिव आ जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। Which learning theory believed in learning as purely a mental neurological process? कौन सी लर्निंग थ्योरी है जो कि कहती है कि लर्निंग प्योरली एक मेंटल या न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी ब्रेन प्रोसेस है? कौन सी थ्योरी कहती है? बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, ह्यूमनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म में आपका जो बिहेवियर है तो उसको स्टिमुलस, रिस्पांस और रीइंफोर्समेंट के ज़रिए आपका बिहेवियर फॉर्म किया जाता है और आपको एक्सपीरियंसेस से गुजारा जाता है ताकि आपका बिहेवियर बने। जो नेगेटिव बिहेवियर है वो कम हो और अच्छा बिहेवियर उसको बढ़ाया जाता है रीइंफोर्समेंट के ज़रिए या पनिशमेंट के ज़रिए कम किया जाता है। ह्यूमनिज्म में बच्चा एक्सपीरियंसेस करता है और उसको काफ़ी आज़ादी दी जाती है और इवन कि अपना जो करिकुलम है वो भी बच्चा सेलेक्ट करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म में एक्सपीरियंसेस से और बच्चा क्या करता है कि एक्टिविटीज़ से एक नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। कॉग्निटिविज्म एक लर्निंग थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग लर्निंग जो है ना दैट इज़ प्योरली एक ब्रेन न्यूरोलॉजिकल या मेंटल प्रोसेस होता है। तो ये थ्योरी कहती है कि ये आपकी लर्निंग आपका मेंटल प्रोसेस है। तो बी हमारा आंसर होगा। टीचर इज़ इंटरेस्टेड टू आस्क सिलेक्शन टाइप क्वेश्चंस ही विल यूज़। एक टीचर जो सिलेक्शन से मतलब मुराद ये होती है ना कि आप चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो वो कौन से क्वेश्चन करेगा? ऐसे टाइप, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। ऐसे टाइप में तो वो लिखेगा, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस में भी वो रिस्पांस को कंस्ट्रक्ट करेगा, लिखेगा कुछ तो जवाब बनेगा। और शॉर्ट आंसर्स में भी डेफिनेटली बच्चे ने 2-3 लाइनों में जवाब देना होता है, तो जो ट्रू और फॉल्स है ना उसको वो सिलेक्ट करेगा, किसी एक को टिक करेगा। तो ये सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगर इस तरह का करना चाहता है तो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन वो डालेगा, तो डी आंसर होगा। द क्वालिटी पोजेस्ड बाय द इंडिविजुअल टू जनरेट प्रोडक्ट्स दैट आर साइमल्टेनियसली ओरिजिनल एंड अडेप्टिव इज नाउन एज। एक ऐसी क्वालिटी जिसके ज़रिए बच्चा जो है ना तो नए नए प्रोडक्ट्स को बनाता है और वो क्या होते हैं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं, नई चीज़ वो बनाता है। दैट इज़ इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एबिलिटी, अचीवमेंट। तो आप जब भी कोई लर्निंग करते हैं वो आपकी अचीवमेंट तो होती है, और कोई भी काम करने की आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो सलाहियत है वो एबिलिटी होती है। इंटेलिजेंस क्या है आपका? एक मेंटल, आपकी स्पेशल, आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉजिक और लर्निंग की जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट वगैरह, ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में चीज़ें आ जाती हैं। जबकि जब कोई आप नई चीज़ बनाते हैं ना, इस काबिल हो जाते हैं, तो आप नया कुछ कंस्ट्रक्ट करने के, दैट इज़ क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी की एक आप कह सकते हैं डेफिनेशन है कि आप जनरेट प्रोडक्ट्स न्यू एंड ओरिजिनल, दैट इज़ क्रिएटिविटी। फॉर द इन्वोकेशन ऑफ मैक्सिमम इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड द वाइटल कंपोनेंट इज़। आप बच्चे में जो मैक्सिमम इंटेलिजेंस उसके अंदर लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है?
हेरिडिटी यानी पेरेंट्स से जो आप रिसीव करते हैं ना इंटेलिजेंस। तो इन्वायरमेंट, बिहेवियर, एटीट्यूड। बिहेवियर और एटीट्यूड तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर चीज़ें शामिल होती हैं। आपके अंदर इंटेलिजेंस को मैक्सिमम लाने के लिए क्या है, दैट इज़ इन्वायरमेंट। हेरिडिटी यानी कि आपने पेरेंट्स से जितना रिसीव कर दिया वो तो कर दिया आपने, लेकिन इन्वायरमेंट आपको बेहतर कर सकता है या आपको बिगाड़ सकता है। तो दैट इज़ आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस लाने के लिए इन्वायरमेंट यहाँ पे राइट आंसर होगा। अप्रोप्रिएट मेथड एट एलिमेंट्री लेवल इज़, एलिमेंट्री लेवल जो है ना वो 6, 7, 8 का लेवल होता है। तो लेक्चर मेथड, डिस्कशन, एक्टिविटी मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन, थोड़ा कटा हुआ ये। तो कौन सा मेथड बेहतर है? तो जो एजुकेशनिस्ट कहते हैं कि एलिमेंट्री लेवल पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बेहतर है। लेक्चर मेथड में तो टीचर लेक्चर दे, बच्चे तो पैसिव होते हैं। डिस्कशन मेथड में एक्टिव होते हैं। एक्टिविटी मेथड ये एलिमेंट्री से भी नीचे लेवल प्राइमरी पे बहुत अच्छा होता है। और डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर काम करता जाता है, दिखाता जाता है, साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता है। तो कहते हैं कि ये मेथड एलिमेंट्री लेवल पे बेस्ट होता है। विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ यूज्ड इन अ क्विज, एक क्विज में किस तरह की असेसमेंट यूज होती है? फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव या इनफॉर्मल? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपकी कंटिन्यूस या ऑनगोइंग असेसमेंट होती है, जारी असेसमेंट, पढ़ाते हुए आप जब साथ साथ सवाल करते हैं, दैट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट। डायग्नोस्टिक में आप कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। और इनफॉर्मल और फॉर्मल दो तरह की असेसमेंट्स होती हैं, ये टाइप है एक असेसमेंट की। समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ लेक्चर, एट द एंड ऑफ वीक, मंथ या सेशन जो आप असेसमेंट लेते हैं ना, सम आपके सेंस में आइए, तो दैट इज़ समेटिव। तो क्विज भी डेफिनेटली आप कोई चैप्टर, कोई एक पार्ट आप करने के बाद आप जब समेटिव असेसमेंट लेते हैं ना, क्विज डेफिनेटली 1 या 5 या जितने भी चैप्टर्स होंगे उनमें से होगा। तो ये समेटिव की एक एग्जांपल है। सी, काउंसलिंग शुड बी व्यूड एज नॉट ओनली एज रेमेडियल बट आल्सो डैश। रेमेडी यानी किसी का सोल्यूशन। काउंसलिंग किसी चीज़ का सोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन साथ में क्या हो सकता है, सजेस्टिव भी हो सकता है, प्रिवेंटिव, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्ट करना ना, प्रिडिक्शन होता है ना, आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिवेंट रोकना, सजेस्ट कोई सजेस्शन देना। तो काउंसलिंग के बाद सजेशन भी दी जा सकती है। और रेमेडियल यानी आप किसी चीज़ को रेमेडी करते हैं, उसका हल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसी गलत काम से, ये भी हो सकता है। लेकिन काउंसलिंग में मोस्टली आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी रेमेडी या सोल्यूशन आप निकालते हैं। तो इसमें ये 3 जो पॉइंट्स हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द फैक्टर दैट मेक्स इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट सेंटर्ड इज लर्नर्स। एक ऐसा फैक्टर जो इंस्ट्रक्शन को, हदायत को या टीचिंग को स्टूडेंट सेंटर्ड बनाता है, वो एक स्टूडेंट की क्या है, इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस है, इन्वॉल्वमेंट है या प्रायर नॉलेज है। तो बच्चा जब क्या करेगा कि इंटरेस्ट भी डेफिनेटली लेगा, तो उस इंस्ट्रक्शन को स्टूडेंट सेंटर्ड बनाने के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। बच्चा इन्वॉल्व होगा, वो एक्टिविटी करेगा, तो फिर आपकी इंस्ट्रक्शन ये कह सकते हैं हम कि वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो इसमें सी हमारा राइट आंसर होगा। द टर्मिनोलॉजी ऑफ थिंक पेयर शेयर इज रिलेटेड विद। थिंक पेयर शेयर यानी कि आप सोचते हैं, फिर पेयर्स में आप शेयर करते हैं बात। वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, प्रॉब्लम बेस्ड है या एक्टिव लर्निंग है। तो थिंक पेयर शेयर सबसे पहले एक्टिव लर्निंग है, उसके बाद आपकी कोऑपरेटिव भी हो सकती है वो, और कोई प्रॉब्लम आप दे सकते हैं बच्चों को, उसके बारे में सोच के वो करें, एक्सपीरियंस करें ये। लेकिन सबसे पहले क्या है वो, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव लर्निंग है, थिंक पेयर शेयर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल एक्ट्स एज ए गाइड फॉर स्कूल्स टू इम्प्लीमेंट द स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो कि स्कूल्स को गाइड देता है कि वो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को इम्प्लीमेंट करें? तो टीचर्स एक्ट एज बिगनर इन द क्लासरूम, collective instruction is essential for success, students are grouped alphabetically, learning targets are grouped by levels। इसमें देखें बच्चों को आप अल्फ़ाबेटिकली आप ग्रुप करेंगे, तो इसमें ये कोई प्रिंसिपल स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने में यूज़फुल नहीं होता। और कलेक्टिव इंस्ट्रक्शन भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने में मदद दे। इसी तरह टीचर्स एक्ट एट बिगनर इन द क्लासरूम, ये भी नहीं है। बल्कि लर्निंग टारगेट्स जो हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं,
आपके गोल्स जो हैं दैट आर ग्रुप बाय लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव्स आप उनको ग्रुप कर लेते हैं। आपके नर्सरी से 5वीं तक क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आगे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट आप एक्टिविटीज़ बनाते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ करेगा तो ये गाइड है आपकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टूडेंट सेंटर लर्निंग को एक क्लासरूम के अंदर। तो इसलिए हमारा डी आंसर होगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ईटा पेडागोजी के पीएचडी पेपर्स में से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करके सॉल्व किए। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।